नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। गिलोटिन के जरिए वित्त विधेयक पारित कराने की तैयारी में सरकार। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आखिरी दिन। कोर्ट में होगी पेशी। शहर के कुछ हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू। बेंगलुरु में आज से 23 तारीख तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। कार्य विस्तार की योजना पर चर्चा समेत बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 साल की यात्रा पर आएगा प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका की इलॉन मस्क के विभाग को झटका। फेडरल कोर्ट ने डेटा साझा करने पर लगाई रोक। कहा जांच के नाम पर लोगों की गोपनीयता से खिलवाड़ स्वीकार नहीं। और अमेरिका में बंद होगा संघीय शिक्षा विभाग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर भी जल्द साइन करेंगे ट्रंप। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा जल शक्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय बजट के संबंध में लंबित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक 3/2025 पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में आज विभिन्न अनुदान मांगों को गिलोटिन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर आज संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की बात करें तो यहां शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा गृह मंत्रालय के कामकाज से संबंधित चर्चा होगी। साथ ही उच्च सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न निजी विधेयकों पर चर्चा होगी। सांसद जनता के मुद्दे से जुड़े कई निजी इस दौरान पेश करेंगे। सांसद सरोगेसी, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा समिति, क्रिमिनल लॉ और कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे विषयों पर निजी विधेयक पेश करेंगे। बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत में आज आखिरी दिन है। पुलिस फहीम खान को आज कोर्ट में पेश करेगी। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा का बढ़ावा देने का आरोप है। मामले में पुलिस ने अब तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नागपुर के कुछ इलाकों में स्थिति नियंत्रित और शांति होने के बाद प्रशासन ने कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया है। 3 दिन बाद हिंसा प्रभावित कपिलवन और नंदनगढ़ इलाके से कर्फ्यू हटाया गया है। साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की है। साथ ही 10 एफआईआर की गई है। इसके अलावा पुलिस ने मामले में बांग्लादेश कनेक्शन मिलने का भी दावा किया है। बेंगलुरु में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। ये बैठक 23 मार्च तक चलेगी। इसमें आरएसएस से जुड़े 32 संगठन के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा लेंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत का संबोधन भी होगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्ष के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही संघ कार्य विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा और देश समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन मंथन भी किया जाएगा। कैंसर के इलाज को दुनिया के लिए सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और टाटा मेमोरियल अस्पताल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें टाटा मेमोरियल अस्पताल को एंकर सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने आज भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता IAEA की रेज ऑफ होप पहल के तहत किया गया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक एंकर सेंटर के तौर पर काम करेगा। इस पहल के तहत IAEA प्रशिक्षण, उपकरण सहायता, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग प्रदान करेगा। IAEA के पहले भी भारत और टाटा सेंटर के साथ मिलकर काम करता रहा है, लेकिन हम दोनों मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दुनिया में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हमने इस प्रयास में शामिल होने का फैसला किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि अब टाटा मेडिकल सेंटर एंकर सेंटर बनने जा रहा है। अब हमारे पास समर्पित टीम होगी जो साथ मिलकर काम करेगी। ये टीम जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, तकनीक प्रदान करने के लिए अलग अलग देशों में जाएगी। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रेज ऑफ होप पहल के माध्यम से एंकर सेंटरों की पहचान करके उन्हें परिभाषित करेगी। इन केंद्रों में कैंसर के इलाज से जुड़ी ट्रेनिंग, शोध परियोजनाओं में भागीदारी और अन्य रेडियोथेरेपी और मेडिकल इमेजिंग केंद्रों की विशेषज्ञता और मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। महानिदेशक ग्रासी ने कहा कि विश्व के संस्थानों को एक साथ आना होगा ताकि कैंसर के इलाज को सुलभ और किफायती बनाया जा सके। ये पहल उसी दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि एंकर सेंटर के रूप में भारत को चुना जाना स्वाभाविक है क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर का कार्य अनुकरणीय है। हमें जितना संभव हो सके उतना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे टाटा परिवार ने पूरी दुनिया में लोगों की मदद का कार्य किया है, वैसे हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे परोपकारी संस्थाओं को यथार्थवादी और प्रभावी कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है जो संसाधनों और नौकरशाही को बढ़ाने के बजाय धरातल पर काम कर सकें। हमारे पास यहाँ एक अस्पताल है जो मूल रूप से लोगों की देखभाल करता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए हम साथ आए हैं। ऑस्ट्रिया, मोंटेनेग्रो, होली सी में भारत के राजदूत और वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में स्थानीय प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने IAEA की गतिविधियों, विशेष रूप से कैंसर थेरेपी के कार्यक्रम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर AK मोहंती और टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता भी शामिल रहे। मुंबई से श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़। मध्य प्रदेश में चल रहे चीता प्रोजेक्ट के तहत एक के बाद एक चीतों को स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जा रहा है। श्योपुर स्थित राष्ट्रीय कूनो उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को हाल ही में बाड़े से मुक्त कर जंगल में छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री के कूनो में चीते छोड़ने जाने के बाद क्षेत्र में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता को लेकर अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीतों का कुंबा। मादा चीता गामिनी अपने 4 शावकों के साथ खुले जंगल में भर रही है रफ्तार। खुले जंगल में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 17। कूनो नेशनल पार्क में कुल 26 चीते। पर्यटकों को आसानी से होगा चीतों का दीदार। ये तस्वीरें साल 2022 के सितंबर महीने की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित राष्ट्रीय कूनो उद्यान में चीतों को छोड़कर देश में चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। आज इस कूनो नेशनल पार्क में कुल 26 चीते हैं जिनमें 14 भारतीय शावक चीता हैं। इनमें से अब 17 चीते जिनमें से 6 वयस्क और 11 शावक खुले जंगल में घूम रहे हैं, जबकि 9 चीते जिनमें 6 वयस्क और 3 शावक अब भी बाड़े में हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को हाल ही में बाड़े से मुक्त कर राष्ट्रीय उद्यान में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया है। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, इकोनॉमी बढ़ाएगा, खास करके चंबल के बेल्ट में एक के बाद एक ये सौगातें मिलना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है।
सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जैव विविधता की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका से प्रदेश की धरती पर चीतों का पुनर्वास देश ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगता है कि इससे पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और चंबल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था समग्र रूप से सशक्त होगी। ग्रामीणी और उसके बच्चों को जंगल की मूल भावना के अनुसार अपने बाड़े से बाहर करके हमारे अपने मध्य प्रदेश की धरती पर वो स्वतंत्र रूप से घूमें और उनके माध्यम से अभी ये टाइगर प्रोजेक्ट के बाद खास करके चीता प्रोजेक्ट ये एशिया का सबसे महनीय प्रोजेक्ट था जिसकी एक अलग उल्लेखनीय उपलब्धि है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की माने तो चीता शावकों की इस प्रगति से न सिर्फ देश में इन्हें बसाने के प्रोजेक्ट को रोशनी मिल रही है, बल्कि दुनिया भर में इन वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह पर बसाने की उम्मीदें भी रोशन हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु वन्य जीवों के अनुकूल भी है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वदेशी वेब ब्राउज़र प्रतियोगिता के तहत भारत का अपना वेब ब्राउज़र विकसित करने की पहल की गई है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना और भारतीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत की डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार ने देश का पहला स्वदेशी वेब ब्राउज़र विकसित करने की पहल की है। इस कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वेब ब्राउज़र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वेब ब्राउज़र प्रतियोगिता में 58 प्रविष्टियां आई और कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 3 विजेता चुने गए। Good thing is today the winners are coming from practically every part of the country. It's no longer just the big large cities, but from tier 2, tier 3 cities also people are coming up. That's a big major change in the last 10 years. भारत का आईटी सेक्टर $282 बिलियन के राजस्व के साथ वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब तक पूरा ध्यान आईटी सेवाओं पर केंद्रित था। इसलिए अब भारत सरकार स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी वेब ब्राउज़र प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। फर्स्ट प्राइज टीम जोहो को 1 करोड़ के अवार्ड के साथ मिला, तो वहीं सेकंड प्राइज टीम पिंग को 75 लाख के अवार्ड के साथ मिला। वहीं थर्ड प्राइज टीम अजना को 50 लाख के अवार्ड के साथ मिला। इस पहल की खासियत ये रही कि विजेता टीमें टियर 2 और टियर 3 शहरों से आई थी, जिससे यह साफ है कि भारत का तकनीकी नवाचार देश के कोने कोने में फैल रहा है। We as a country have been a great service nation. Now we must become a product nation also. Service nation is a great industry that must continue to grow, but simultaneously we must now also become a product nation. So whatever you are seeing here today is basically some of the steps in that journey. That journey would involve software products as well as hardware products, both categories, and within hardware analog products and digital products. वेब ब्राउज़र सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग का माध्यम नहीं, बल्कि ईमेल, ई ऑफिस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और संचार का मुख्य द्वार होता है। सरकार के मुताबिक भारत का अपना वेब ब्राउज़र विकसित होने से कई बड़े फायदे होंगे, जैसे डेटा की सुरक्षा, जिससे भारतीय नागरिकों का डेटा सिर्फ भारत में रहेगा। यह ब्राउज़र डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का पूरी तरह से पालन करेगा। इसी के साथ भारतीय ब्राउज़र को iOS, विंडोज और एंड्रॉयड के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल बनाया जाएगा। इससे भारत की डिजिटल हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी। भारत एक ऐसा देश है जिसने 1990 के सुधारों के बाद आईटी सेवाओं में दुनिया का नेतृत्व किया था, और अब भारत अपनी तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। भारत का अपना वेब ब्राउज़र केवल इंटरनेट सर्फिंग के लिए नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल ताकत का प्रतीक बनेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज, दिल्ली। उज्जैन में स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के अभिलेखों में अब इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग होगा। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में ये फैसला हुआ है। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी, कैलेंडर सहित सभी स्थानों पर सिर्फ भारत शब्द लिखा जाएगा। ऐसे करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। महर्षि पाणिनि संस्कृत व वैदिक विश्वविद्यालय ने लिया बड़ा निर्णय। विश्वविद्यालय प्रबंधन के दस्तावेजों में देश का नाम इंडिया नहीं भारत होगा। दस्तावेजों से हटेगा इंडिया, लिखा जाएगा भारत। मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जहां दस्तावेजों में भारत शब्द का होगा प्रयोग। भारत शब्द हमारी संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ा। उज्जैन के नागरिकों को संस्कृत से जोड़ने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक अभिलेखों पर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। सभी कार्यपरिषद सदस्यों ने सर्वसम्मत से इंडिया शब्द को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी और कैलेंडर सहित सभी स्थानों पर भारत शब्द का प्रयोग करेगा। इस निर्णय के साथ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो अपने आधिकारिक अभिलेखों में भारत शब्द का प्रयोग करेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृति के रक्षण की दृष्टि से भारत के संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है करके इस विश्वविद्यालय के द्वारा अपने सभी दस्तावेजों में इंडिया शब्द के जगह में भारत शब्द का प्रयोग करें। ये अपने संस्कृति का ज़्यादा प्रचार और प्रसार और उसके बढ़ोतरा देने की दृष्टि से उपकारक होगा, ऐसे प्रस्ताव रखा। तो ये प्रस्ताव को सभा में उपस्थित सर्व सम्माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पारित कर दिया। कार्यपरिषद सदस्य गौरव धाकड़ ने विश्वविद्यालय में इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सहमति से पारित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उन नामों को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो देश की संस्कृति और हमारी अस्मिता से जुड़े हुए हैं। इसी दिशा में विश्वविद्यालय ने भी भारत शब्द को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रशासनिक दस्तावेजों में अब भारत शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने न केवल भाषा और संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि भारत शब्द को अपनी आधिकारिक पहचान में स्थापित करने का भी संकल्प लिया है। यह पहल राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने संबंधी अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप एक स्कूल में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1979 में संघीय शिक्षा विभाग बनाया तो उनके खुद के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड ने इसका विरोध किया था। इतिहास ने उन्हें सही साबित कर दिया है। 45 साल बाद भी अमेरिका किसी भी अन्य देश की तुलना में शिक्षा पर कहीं अधिक धन खर्च करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका सफलता के मामले में सूची में सबसे निचले पायदान पर है। इसके साथ ही ट्रंप ने बीते 3 साल से अधिक समय से युद्ध का दंश झेल रही यूक्रेन के साथ भी खनिज को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी बात कही। अमेरिका के टेक अरबपति एलॉन मस्क के विभाग को फेडरल कोर्ट से झटका लगा है। मेरीलैंड में के अमेरिका जिला न्यायाधीश ने टेक अरबपति एलॉन मस्क के सहयोगियों के साथ एसएसए द्वारा डेटा साझा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। जज ने लाखों अमेरिकियों के डेटा तक अनियंत्रित पहुंच देने और गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने का हवाला देकर आगे रिकॉर्ड को साझा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। 41 वर्षीय पूर्व तैराक क्रिस्टी
कोवरेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। ये पहली बार है जब अफ्रीका से कोई IOC का अध्यक्ष बना है। कोवेंट्री अध्यक्ष का पद संभालने वाली सबसे युवा भी होंगी। क्रिस्टी कोवेंट्री ने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वे जर्मन की थॉमस वॉक की जगह लेंगे। वो IOC की 10वीं अध्यक्ष भी होंगी। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता और मौलिकता व्यक्त करने के लिए सहायक मंच प्रदान करना है। वेव्स के यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज में युवा फिल्म निर्माताओं का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर है। और ये जोश हो भी क्यों ना, इतने बड़े मंच पर उन्हें प्रतिभा, रचनात्मकता और कल्पना दिखाने का भरपूर अवसर जो मिल रहा है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज को 2 श्रेणियों 12 से 15 और 16 से 19 वर्ष में बांटा गया है। इसके अंतर्गत युवा फिल्मकारों को मात्र 60 सेकंड में अपनी कौशल और प्रतिभा को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का मकसद प्रतिभागियों के बीच नवाचार, कहानी कहने की कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पे पहुंचाने के लिए व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर ने वेव्स में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक पहचान बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर दिया। पहला स्तंभ है सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता, जो सरकार की नीतियों का दर्पण है। वहीं दूसरा स्तंभ है एक स्थान, जहां से भारत की फिल्म उद्योग की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा स्तंभ देश के प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान देना है। इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है। उसके लिए ये 1 of 3 पिलर्स है और ये बहुत ज़रूरी है एज 1 of 3 पिलर्स, जो काइंड ऑफ where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top. चैतन्य चिंचलीकर का मानना है कि वेव्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और रचनात्मकता का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। वेव्स फिल्म निर्माताओं को कहानी कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करने का काम करेगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच और विविधता से भरपूर वेव्स के लिए। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और ये तो पहला चरण है इस महोत्सव का। आगे आने वाले समय में इस वेव्स समिट को हम एक मूवमेंट मान सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। दुनिया भर में आज विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करने के लिए साल 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तजाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में ग्लेशियरों के संरक्षण पर एक पहल की थी, जिसे द्वितीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इस पहल के तहत 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। आज का दिन हमें ग्लेशियरों के महत्व को जानने का अवसर देता है। ग्लेशियर के बिना धरती में जीवन का अस्तित्व असंभव है। ये मीठे पानी का स्रोत है और नदियों की जन्मस्थली भी। लेकिन औद्योगिकीकरण के अंधी दौड़ के नाम पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरणविदों ने पृथ्वी पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर गंभीर चिंता जताई है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों और बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में हो रहे परिवर्तनों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को नियंत्रित करने के साथ ही जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। ये वैश्विक मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा संग्रहित करते हैं।
अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश को परावर्तित करके ये पृथ्वी के तापमान को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं। बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से तापमान में हुई वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं, तो समुद्र का स्तर 60 मीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा। उत्सर्जन में बड़ी कटौती के बावजूद सन 2100 तक विश्व के 1/3 से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। वर्ष 2023 में ग्लेशियर को हुआ नुकसान पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक था। आइए आज के दिन अपने ग्लेशियरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 144वें सत्र के दौरान सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने लॉस एंजलिस खेलों में मुक्केबाजी को शामिल किए जाने पर कहा कि वे एक शानदार मुक्केबाजी टूर्नामेंट की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता है जबकि किसी खेल को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने पर सर्वसम्मति बने। बाक ने नई संचालन संस्था को भी बधाई दी, जिसे आईओसी ने पिछले महीने मान्यता दी थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।